अरे गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैम चौक दे दीजिए, यहाँ रख दीजिए। ये शायद कल जो दी होगी आपने वो है मैम। ये क्या है? हाँ भाई, सेकेंड ईयर। कल हम लोगों ने स्टडी किया था अबाउट कोरल्स, है ना। कोरल्स चल रहा था आप लोगों के में। तो अब आप लोगों को समझ में आया होगा कोरल्स क्या होता है। अगर वो सिंगुलर फॉर्म में हमें मिलता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, प्लूरल फॉर्म में अगर कोरल्स हमें मिलते हैं तो हम उन्हें किस नाम से जानते हैं जनरली। ठीक है, तो कोरल्स तो आप लोगों को क्लियर है। अब हम इसी के आगे स्टार्ट करते हैं जो है कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि कोरल रीफ्स क्या होता है ना। आपने कोरल समझे थे, कोरल क्या होते हैं? कोरल संघ सीलेंट्रेटा के जो जंतु होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट का क्या करते हैं, स्त्रावन करते हैं, और उनको किस तरीके से शरीर पर उनके जम जाता है, क्योंकि वो जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो रवों के रूप में ही तो आता है। ठीक है, अब सोचिए रीफ मतलब होता है, अगर मैं इसे हिंदी में बताऊं तो हो जाएगा इसका मतलब भित्ति। मतलब अगर ये ढेर सारे कोरल, ऐसे माने आप यहाँ पर ये ढेर सारे कोरल है, ठीक है, तो एक बहुत छोटी सी पहाड़ी जैसी संरचना बन जाएगी, क्योंकि जब ये एक के ऊपर एक काफी सारे इकट्ठे हो जाएंगे जब कोरल्स, तो क्या बना लेंगे, ये एक छोटी सी पहाड़ी बना लेंगे। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं कोरल रीफ। इट मींस कोरल्स के द्वारा बनाई गई कोई भी एक छोटी सी कोई भी पहाड़ी। ठीक है, छोटी का मतलब इतनी छोटी नहीं, बहुत, अभी तो टाइप्स पता चलेंगे आप लोगों को। ठीक है, तो इसी के बेसिस पर एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था वागन, उन्होंने उसको डिफरेंशिएट किया था और उनको मतलब डिफाइन करते हुए ये कहा था कि ये जो कोरल रीफ्स होते हैं ये एक कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई क्या होंगी, एक छोटी छोटी पहाड़ियां होती हैं, जो जनरली कहाँ देखने को मिलती हैं, जो वॉल्केनो होते हैं। ठीक है, वॉल्केनो के पास, या फिर ये बनती हैं जनरली किसी आइलैंड के पास। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई संघ सीलेंट्रेट है, फाइलम सीलेंट्रेटा जो है वो कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं आपके समुद्र में, है ना, सीज में तो प्रेजेंट रहते हैं। अब सपोज कीजिए जो सी में रहने वाले एनिमल्स हैं तो वो अगर सिक्रेशन करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है, तो क्या बना लेंगे, रीफ्स बनाते हैं ये कोरल्स। ठीक है, जिन्हें हम जनरली किस नाम से जानते हैं, कोरल रीफ्स के नाम से जानते हैं। क्लियर? चलें अब हम बात कर लेते हैं अपने टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स जो होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। कितने के होते हैं? ओनली 3 टाइप्स के होते हैं। जो होता है फर्स्ट इज फ्रिंजिंग रीफ,
सेकंड इज बैरियर रीफ एंड थर्ड इज एटॉल रीफ या फिर एटॉल, आप डायरेक्ट इसको एटॉल कहें, ठीक है। तो यहाँ पे कोरल रीफ जो है वो जनरली 3 टाइप की होती हैं, फ्रिंजिंग, बैरियर एंड एटॉल, ठीक है। तो चलिए इनके बारे में स्टडी कर लेते हैं पहले। हाँ भाई, सेकेंड ईयर, अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने बात की है अभी टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स के बारे में, ठीक है। तो ये 3 टाइप के होते हैं। द फर्स्ट इज फ्रिंजिंग रीफ, ये रहा फ्रिंजिंग रीफ, सेकंड इज बैरियर रीफ, दिस इज योर बैरियर रीफ, एंड थर्ड इज एटॉल, दिस इज योर एटॉल, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, जब भी किसी आइलैंड या फिर किसी वॉल्केनो के आसपास क्या करते हैं, ये कोरल्स जब बनना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। लेकिन आइलैंड, समझ रहे हैं, आइलैंड और इसके बीच में बहुत ज्यादा दूरी ना हो, यहाँ पर ये जो मैंने डार्क दिख रहा है, ये डार्क वाला हिस्सा जो है, ये यहाँ पर ओशियन का ये है, ओशियन है, ठीक है।
यहाँ पे ये वाटर लेवल मैंने दिखाया, एक्चुअली था छोटा छोटा डॉट हो नहीं सकता था, इसीलिए इसको मैंने इस तरह डार्क उससे आपको शो किया। ठीक है, इसमें क्या चीज दिख रही है आप लोगों को, इसमें ये कोई एक ओशियन था पूरा ये, ठीक है, इस ओशियन के बीच में पहले यहाँ पर कोई एक आइलैंड था सिर्फ, ठीक है। अब इस आइलैंड की थोड़ी सी दूरी के बाद क्या बनना स्टार्ट हुआ, फ्रिंजिंग रीफ, मतलब यहाँ पर कोरल्स बनना स्टार्ट हुए, किस फॉर्म में, छोटी छोटी माउंटेन के फॉर्म में बनना स्टार्ट हुए ये, और ये इस आइलैंड के चारों तरफ फैलते चले गए। जाहिर सी बात है भाई, कैसे बनते हैं ये कोरल्स, ये बनेंगे बडिंग की प्रोसेस के थ्रू। तो उन्होंने बडिंग की प्रोसेस मतलब रिप्रोडक्शन करते करते इन्होंने आइलैंड को इस तरह से घेर लिया। ठीक है, अब ये जो रीफ है कोरल रीफ, ठीक है, कोरल रीफ और इस आइलैंड के बीच में ये बहुत कम दूरी पाई जाती है, जिसे हम जनरली बोलते हैं लैगून। ठीक है, बहुत कम दूरी पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, लैगून। ये इतनी कम होती है कि इसमें कोई भी शिप्स वगैरह जो है वो नहीं चल सकती। ठीक है, शिप्स माने जहाज। ठीक है, कभी भी इसमें शिप्स वगैरह नहीं जाती हैं इस लैगून वाले पार्ट में से, ये बहुत कम होता है एक्चुअली। लेकिन ये जो फ्रिंजिंग रीफ होती है ये, हाँ, ये काफी किलोमीटर तक फैली हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इज आपका बैरियर रीफ। बैरियर रीफ में क्या होता है, देखिए पहले ये पूरा एक ओशियन था, ओशियन के बीच में आपका आइलैंड या फिर कोई भी आप वॉल्केनो ले सकते हैं। ठीक है, वॉल्केनो था कोई भी। अब आइलैंड के चारों तरफ क्या बनना स्टार्ट हुआ, यहाँ पर एक कोरल रीफ बनना स्टार्ट हुआ। लेकिन ऐसा कोरल रीफ जिसमें आइलैंड और इस कोरल रीफ के बीच में ज्यादा दूरी हो, मतलब इतनी दूरी की जिनमें से इजीली शिप्स बहुत आसानी से निकल जाएं। ठीक है, बहुत ज्यादा किलोमीटर का इनमें अंतर रहता है। ठीक है ना, इनमें आराम से शिप्स घूम सकते हैं। तो ऐसी कोरल रीफ जिनमें आइलैंड और कोरल रीफ के बीच में ये लैगून वाला पार्ट जो होता है बहुत ज्यादा बड़ा हो, तो उसे हम बोलते हैं बैरियर रीफ। किस नाम से जानते हैं उसे हम, बैरियर रीफ के नाम से जानते हैं। बैरियर रीफ की अगर हम बात करते हैं क्लास, तो सबसे अच्छी जो मानी जाती है वो होगी आपकी द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये सबसे बड़ी आपकी बैरियर रीफ अब तक की मिली है। ठीक है, ठीक है, मतलब देखिए अगर हम फ्रिंजिंग में बात कर रहे थे तो यहाँ पर ये जो कोरल रीफ होती थी किस फॉर्म में बनती थी, फ्रिंज के फॉर्म में बनती थी। इसमें आइलैंड और कोरल रीफ के बीच में ज्यादा दूरी नहीं होती थी, गैप बहुत कम होता था। तो इस टाइप का कोरल रीफ जब आइलैंड और कोरल रीफ के बीच में ज्यादा डिस्टेंस ना हो तो इस टाइप का कोरल रीफ कहलाता था आपका फ्रिंजिंग रीफ। लेकिन एक ऐसा कोरल रीफ जिसमें आइलैंड और आइलैंड और आपके बैरियर रीफ यानी कोरल रीफ के बीच में दूरी बहुत ज्यादा है, ये गैप बहुत ज्यादा है, जिनमें से कोई भी शिप वगैरह इजीली इसमें से घूम सकते थे। ठीक है, तो उन्हें हम किस नाम से बुलाते हैं, आपका बैरियर रीफ के नाम से। ठीक है, थर्ड इज एटॉल। एटॉल जो होता है क्लास, ये एक ऐसा बैरियर रीफ होता है, मतलब एक ऐसा आपका कोरल रीफ है जो पूरा का पूरा सर्कुलर नहीं होता, क्लोज्ड नहीं होती है कभी भी। किसी भी अगर हम उसके बारे में बात करें आइलैंड की तरफ या वॉल्केनो की तरफ, तो कभी क्लोज नहीं होगी ये हमेशा पाई जाती है आपकी हॉर्स शू शेप्ड की फॉर्म में। ठीक है, इनमें ये लेगून का पार्ट जो है वो ये जो हॉर्स शू शेप्ड की जो वो होती है स्ट्रक्चर, ठीक है, इनके बीच में भी लेगून पाया जाता है। इसमें मतलब कहने की बात ये है कि जो एटॉल है वो एक ऐसा कोरल रीफ है जिसमें लेगून का पार्ट बहुत ज्यादा बड़ा होता है एज कंपेयर टू फ्रिंजिंग एंड बैरियर। ठीक है, क्लियर है ना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, चलिए एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं।
हम यहाँ बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स। कोरल रीफ क्या होते हैं? जब फाइलम सीलेंट्रेटा के एनिमल्स जो है, एनिमल्स के कौन से पॉलीफॉर्म जो होंगे, वो किसका सीक्रेशन करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट का सीक्रेशन करते करते क्या बनाएंगे? छोटी छोटी पहाड़ियां बना लेते हैं किसी वॉल्केनो या फिर किसी भी आइलैंड की तरफ। तब उसमें होगा क्या क्लास कि तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? कोरल रीफ के नाम से जानते हैं। तो कोरल रीफ जो होती है जनरली 3 टाइप्स की होंगी। कौन कौन सी? फ्रिंजिंग, बैरियर एंड एटॉल। ठीक, फर्स्ट कौन सी होती है आपकी? फ्रिंजिंग। फ्रिंजिंग मतलब जब किसी आइलैंड और कोरल रीफ इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है, ये जिसमें ओशियन का थोड़ा सा पानी रहता है, ये लेगून, ठीक है, ये लेगून बहुत कम होगा, बहुत 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 कम, ठीक है। तो जिसमें मतलब बिल्कुल भी एक भी शिप वगैरह नहीं जा सकती। तो इस टाइप का जो आप कोरल रीफ होता है, क्या बोलते हैं उसे हम? फ्रिंजिंग रीफ। ठीक, नेक्स्ट इज बैरियर रीफ। बैरियर रीफ में आइलैंड और इस कोरल रीफ के बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है, इसमें से आसानी से कोई भी शिप निकल सकती है, घूम सकती है। तो इस टाइप का जो कोरल रीफ होता है उसे हम बोलते हैं बैरियर रीफ। थर्ड इज एटॉल। एटॉल की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि ये कभी भी क्लोज्ड नहीं होता, ये हमेशा ये हॉर्स शू शेप्ड में ही रहता है। ठीक है, किस शेप में रहते हैं? ये रहते हैं हमेशा हॉर्स शू शेप्ड के फॉर्म में। अच्छा, इनमें जो लेगून का पार्ट होता है ये बहुत ज्यादा होता है। इनमें से शिप्स ना सिर्फ ऐसे घूम सकते हैं बल्कि इनके बीच में से भी निकल सकते हैं, इस हद तक इनमें गैप होता है। मतलब लेगून बहुत ज्यादा एरिया में पाया जाता है इन एटॉल। क्लियर है? सेकेंड ईयर क्लियर है बेटा? यस मैम, गुड, यस गुड। चलें फिर, अब यहाँ बात आती है इनके ओरिजिन को लेकर। ओरिजिन मतलब इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, जो थी। गुड, चलो अच्छी बात है भाई, तुम लोगों को समझ में आ जाता है, मुझे भी अच्छा लगता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इनके ओरिजिन के बारे में, कि फ्रिंजिंग रीफ किस तरह से बनी, एटॉल किस तरह से बने, बैरियर रीफ किस तरह से बनी। तो इन सब चीजों के बारे में कुछ कुछ साइंटिस्ट ने अपने अपने थ्योरी दी, ठीक है। उन थ्योरीज के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो है दैट इज अ डार्विन एंड डानास थ्योरी। सॉरी, हाँ भाई, जरा समझिएगा अब इसे। डार्विन एंड दाना ने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि कोई भी ये ओशियन है, ठीक है, इसके बीच में ये आइलैंड है। तो दाना ने और डार्विन ने ये कहा था कि इसके चारों तरफ सबसे पहले जो ये बनी थी कोरल रीफ, ठीक है, वो थी आपकी फ्रिंजिंग टाइप। कौन सी थी? फ्रिंजिंग टाइप। लेकिन टाइम के साथ साथ इसमें हुआ क्या, इसमें धीरे धीरे करते करते ये आइलैंड जो था, ठीक है, ये पानी में नीचे की ओर धंसता चला गया। ठीक है, तो जैसे ही ये अंदर की तरफ ये थोड़ा सा आइलैंड जो है डूबना स्टार्ट हुआ, तो फ्रिंजिंग से बैरियर और बैरियर से एटॉल बनना स्टार्ट हुआ। कहने का मतलब ये था कि दाना और डार्विन ने क्या कहा था कि सबसे पहले जो होता है इसमें जो ओशियन है उसके बीच में जो आइलैंड होता है, ठीक है, वो आइलैंड के सबसे पहले जो कोरल रीफ बनती हैं वो होती है आपकी फ्रिंजिंग टाइप। कौन सी होती है? फ्रिंजिंग टाइप होती है। लेकिन धीरे धीरे ये आइलैंड जो होता है वो इस ओशियन में डूबना स्टार्ट हो जाता है। जाहिर सी बात है, ये आइलैंड डूबेगा तो धीरे धीरे छोटा ही तो होता जाएगा,
ये छोटा होता जाएगा तो ये कोरल रीफ और इस आइलैंड के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, है ना। तो भाई आप लोगों ने 3 टाइप जो सीखे उसमें क्या था, सिर्फ लेगून वाला हिस्से में तो डिफरेंसेस था। जैसे जैसे लेगून बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पहले फ्रिंजिंग टाइप बना, फिर बैरियर हो गया, बैरियर में लेगून थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर उसके बाद एटॉल। एटॉल मतलब ये जो है वो पूरी तरीके से कैसे होना स्टार्ट हो गए, पूरे शू शेप में आ गई है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट जो थ्योरी आती है वो है आपको, हम इसे छोड़ दीजिए प्लीज आप। नेक्स्ट इज दिल्लीज ग्लेशियर कंट्रोल थ्योरी। ओहो, इन्होंने भी कुछ कुछ इन्हीं के जैसा मिलता जुलता ही कहा था। इन्होंने क्या कहा था, इन दिल्ली ने इन्होंने ये कहा सबसे पहले आज से कई हजारों साल पहले ये कोई समुद्र है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक आइलैंड है, ठीक, इसके चारों तरफ पहले जो था वो था आपका फ्रिंजिंग टाइप, ठीक है, सबसे पहले फ्रिंजिंग टाइप ही बने थे, ये भी दिल्लीज ने भी यही कहा था। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि आज से हजारों साल पहले क्या होता था कि माउंटेन्स पर बहुत ज्यादा बर्फबारी होती थी, है ना। आज तो भाई कितना वो चल रहा है, कितनी गर्मी रहती है ऑल टाइम, है ना। तो पहले के टाइम में क्या होता था कि माउंटेन्स पे इस हद तक वो रहती थी, बर्फबारी होती थी कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे अब समय नजदीक आता जा रहा है और क्या चीज की समस्या होती जा रही है, यहाँ पर यहाँ हमारे साथ प्रॉब्लम हो रही है, क्या कहते हैं ये ग्लेशियर की। ग्लेशियर मतलब ये ऊपर से यहाँ पे जो बर्फ है धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट हो गई है ना। जाहिर सी बात है ना कि यहाँ पर जो माउंटेन्स है, माउंटेन्स के ऊपर जो क्या जमी रहती है, बर्फ, तो ये अब धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट हो गई है ना। अब पिघलने की वजह से क्या हो रहा है, जाहिर सी बात है ये ओशियन का स्तर ऊंचा हो रहा है ना। तो ये ओशियन जैसे जैसे ऊपर होगा, या मैं ये कहूँ कि आइलैंड जो है ये ऊंचा हो रहा है ओशियन, तो मतलब आइलैंड नीचे की ओर उसमें दबता जाएगा, है ना। यही बात तो उन्होंने कहा था, डार्विन एंड डाना ने, उन्होंने क्या कहा था कि सबसे पहले क्या बना था, फ्रिंजिंग ही बनी थी, लेकिन धीरे धीरे आइलैंड जो है किसमें समाता गया, आपका ओशियन में, जिसकी वजह से फ्रिंजिंग से बैरियर, बैरियर से एटॉल बन गए। तो इसी तरह से दिल्लीज ने भी यही कहा था कि हजारों साल पहले जो पर्वत होते हैं, माउंटेन्स पर क्या जमी रहती है, हमेशा बर्फ जमा रहती है। लेकिन जैसे जैसे अब गर्मी इतनी ज्यादा होती जा रही है, हम लोग इतना पॉल्यूटेड रखते हैं अपने पूरे ग्लोबल को, तो इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है कि अब उन पर जमी हुई जो बर्फ है वो पिघलना स्टार्ट हो गई है ना। अब इस पिघलने की वजह से क्या हो रहा है, ये समुद्र का जो एक लेवल होता है, ये लेवल ऊंचा होता जा रहा है, जितना होना चाहिए उससे ऊंचा होता जा रहा है, जिसकी वजह से ये आइलैंड जो है वो नीचे की ओर होते जा रहे हैं। जाहिर सी बात है ये कोई आइलैंड है, पहले लेवल इतना था, ठीक है, अब धीरे धीरे करके ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इसका लेवल इतना हो गया, ठीक, तो देखा इतना तो दब गया ना ये आइलैंड जो है ना, नीचे की ओर चला गया ओशियन में। तो इस वजह से ओशियन की इसमें जानने की वजह से जाहिर सी बात है ये जो है क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अब ये थोड़ा छोटा हो जाएगा और लेगून वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, पहले सिर्फ इतना ही था लेगून, लेकिन अब लेगून बढ़ गया, ठीक है। तो धीरे धीरे ये सब चीजें किसमें चली गई, आपके ओशियन में चली गई, और इस वजह से सबसे पहले क्या थे, आपके फ्रिंजिंग बैरियर थे, मतलब फ्रिंजिंग रीफ, उसके बाद बैरियर रीफ, एंड आफ्टर दैट आपके एटॉल रीफ हो गए। ठीक है, समझ में आई ये थ्योरम किस तरह से भाई इन साइंटिस्ट ने बताया था, क्लियर है मैम, वो प्लीज चैट निकालें। डार्विन वाली थ्योरी, ओके बेटा।
डार्विन एंड दानास थ्योरी। अच्छा, तो इसमें क्या था, तो मैं तुम्हारा रिपीट करा दूं। डार्विन एंड दाना थ्योरी में क्या था, डार्विन ने और दाना ने ये बात कहा था कि सबसे पहले ये जो ओशियन था, ठीक है, इसके बीच में क्या चीज था, कोई एक बड़ा सा आइलैंड था, लेकिन इस आइलैंड के चारों तरफ पहले क्या बने थे, आपके फ्रिंजिंग रीफ बने थे। अब ये फ्रिंजिंग रीफ जो है वो टाइम के साथ साथ क्या होते चले गए, ये आइलैंड जो है वो धीरे धीरे जो है किसमें चलाता चला गया, वो धीरे धीरे ओशियन में होता चला गया। ये ओशियन में जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे उसमें लेगून का जो वो रहता है हिस्सा, वो थोड़ा सा लेगून वाला पार्ट थोड़ा बढ़ता चला जाएगा। लेगून का बढ़ना मतलब आपको पता है, मैंने भी डिफरेंस ही बताया था, अगर टाइप्स ऑफ कोरल रीफ, तो उसमें डिफरेंस किसके बेसिस पर था, लेगून के बेसिस पर ही था। जैसे जैसे लेगून बढ़ता जाएगा आपका टाइप जो है कोरल रीफ का वो भी चेंज होता जाता है। ठीक है, क्लियर है बेटा? क्या नाम है, हर्ष? हर्ष समझ में आया? डार्विन और दाना ने क्या कहा था? बताया तो करें, सेकंड ईयर। क्लियर है ना? कुछ भी नहीं, देखिए दोनों ही थ्योरी देखी जाए ना अगर, तो है बिल्कुल सिमिलर। कहा एक ही बात जा रही है दोनों में ही कि सबसे पहले बने तो आपके फ्रिंजिंग रीफ ही थे, लेकिन टाइम के साथ में क्या हुआ था, आइलैंड जो है वो ओशियन में चलाता चला गया। ठीक है, चाहे वो कारण कोई भी हो। दाना ने तो बताया है, नॉर्मल सी बात है, डार्विन दाना ने तो, कि आइलैंड जो है वो ओशियन में चलाता चला गया, जिसकी वजह से आपके फ्रिंजिंग से बैरियर, बैरियर से एटॉल बने। लेकिन डेलीज ने क्या बात बोली कि पहले जो थे ग्लोबल वार्मिंग से, अब तो है ग्लोबल प्रॉब्लम होती जा रही है, आज से हजारों साल पहले माउंटेन्स पर बहुत बर्फ जमी रहती थी, लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, वो बर्फ पिघल रही है। उसके पिघलने से क्या होगा, ये ओशियन जो है इसका लेवल बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। ओशियन का लेवल बढ़ रहा है, इट मींस इसमें जो आइलैंड है वो धीरे धीरे नीचे होते जाएंगे। आइलैंड के नीचे होने से मतलब इनमें क्या चीज बन जाएगा, लेगून वाला पार्ट बन जाएगा ज्यादा। इसमें जो आइलैंड और कोरल रीफ के बीच की दूरी जो है, ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा होती जाएगी। ठीक है, और इसी के बेसिस पर हम उनके जो टाइप्स हैं, पहले आपका फ्रिंजिंग, फिर बैरियर, फिर एटॉल बनते हैं। ठीक है, सेकेंड ईयर क्लियर है ना बेटा आप लोगों को, ये दोनों ही थ्योरी? चले ठीक है, फिर सेकेंड ईयर, यस मैम क्लियर है, गुड। तो एक काम करते हैं, फिर रिजॉइन करें पहले आप ना।